हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है बोमन संपुट निम्नलिखित में से किस तंत्र का भाग है। देखिए, अगर बोमन संपुट की हम बात करें तो बोमन संपुट आता है उत्सर्जन तंत्र में। बोमन संपुट ये वो संरचना है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ के साथ जो और भी पदार्थ निकलते कोशिका गुच्छ से, उन सबको एकत्रित किया जाता है। कप जैसी इसकी संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जठर रस की अगर बात करें तो कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने पढ़ा होगा, इसमें श्लेष्मा भी उत्सर्जित होता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, मानव में भोजन को काटने में चीरने फाड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा कृंतक और रदनक। अग्र चवर्णक चवर्णक का देखें तो इसका उपयोग जो है चबाने में किया जाता है। आगे देखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि संबंधित है। प्रोस्टेट ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये निर्जनन तंत्र में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दे रखे हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में, श्वेत रुधिर कणिकाओं में, बिंबाणु और लिम्फोसाइट। तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में। और हीमोग्लोबिन करता क्या है, ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी होती है तभी हम बोलते हैं कि किसकी कमी हो गई है, रुधिर की कमी हो गई है, जिसमें एनीमिया रोग भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है श्वसन में ग्लूकोज पायरुवेट को विखंडित हो जाता है, किसमें होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और केंद्र। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? कोशिका द्रव। फिर अगर आपको याद हो तो इसमें हम आगे जाके पढ़ते हैं कि ये वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो जो वायवीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है फिर, और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में ही चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पायरुवेट के विखंडन से वायवीय श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा बनती है, यह क्रिया कहाँ होती है? पायरुवेट के विखंडन से वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं तो अभी अभी बताया था वायवीय श्वसन कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अगर अवायवीय होता तो कौन सा हो जाता? कोशिका द्रव में हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए देखते हैं ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल जरूरत है, सूर्य का प्रकाश जरूरत है, ऑक्सीजन बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ये उत्पाद होता है, इसको बाहर निकाला जाता है। और हरित लवक क्या है? हरित लवक जो पादप की पत्ती में पाई जाती है, जिससे प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको क्या करा जाता है, अवशोषित किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की हम बात करें तो क्या हो जाती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अगर आपको याद हो तो हम उत्सर्जन तंत्र में इसका चित्र भी बनाते हैं। प्रश्न नंबर 10, मानव में श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो मानव में श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई की अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी? श्वसन तंत्र का संबंध किससे? कूपिका से। अगर आपको याद हो तो हम पढ़ते हैं कि श्वसन तंत्र का जो सबसे अंतिम भाग होता है, जहाँ गुब्बारे जैसी संरचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कूपिका कहते हैं। कूपिका से रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती है और इस तरह से ऑक्सीजन वहां पर हमारे शरीर में जाती है रक्त के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो पत्तियों के अगर हरे रंग की बात करें तो हरा रंग किस में होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। सामान्य वयस्क का रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य वयस्क के अगर रक्तदाब की करें तो 80 से 120 होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 120 से 80 भी दे रखा है, लेकिन होता क्या है, 80 से 120 होता है। मतलब 80 मिनिमम होता है और 120 क्या होता है, अधिकतम होता है। अगर 120 से ज़्यादा हुआ तो आप बोलोगे हाई हो गया, और 80 से कम रह गया तो हम बोलते हैं कि क्या हो गया, लो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबा में पाचन रिक्त स्थान में होता है। तो देखिए अमीबा में पाचन रिक्त स्थान में किसमें होता है? तो इसका आंसर क्या आता है, खाद्यान्नी आ जाता है। क्या आ जाता है? खाद्यान्नी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए रिक्त स्थान होते हैं। तो शिराओं में अगर रुधिर एक ही दिशा में प्रवाहित करनी तो क्या होता है, निःश्वेसन होता है। अगर हमने जो श्वेसन की क्रिया पढ़ी है ये उसमें से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, निःश्वेसन या उच्च श्वेसन। मतलब क्या करना है, गैस को जो वायु है उसको क्या करना है, निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है जैव उत्प्रेरक कहलाते। तो जैव उत्प्रेरक अगला क्वेश्चन है, सिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए क्या होते हैं, बाल्ब लगे हुए रहते हैं। देखिए अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो हम धमनी और शिरा को विभाजित करते हैं, और उसके अलावा जब हम हृदय का चित्र बनाते हैं तो वहाँ पर आलिंद और निलय को भी बनाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर सारी जगह क्या लगे हुए रहते हैं, बाल्ब लगे हुए रहते हैं, जिससे क्या हो, रुधिर एक से दूसरे में मिले नहीं और उसका प्रवाह सही होता रहे। ये देखिए इसका आंसर क्या हो गया,
वाल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं। तो जैव उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम, उन सबको हम क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव उत्प्रेरक क्या हो गया हमारा, एंजाइम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा वसंत में जड़ व तने के ऊतक में संचित शर्करा का स्थानांतरण कहाँ होता है। तो संचित शर्करा का स्थानांतरण कहाँ होता है, कलिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आमाशय के आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा कौन करता है, श्लेष्मा करती है। ये भी कौन स्रावित करता है, जठर रस स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी जठर ग्रंथि स्रावित करती है। अगला देखते हैं, रक्त दाब को मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेग्नो मैनोमीटर हो जाएगा। रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो ये द्वार कोशिका होती है जो रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कर रही है। मानव आहार नाल में भोजन मिलने वाला प्रथम एंजाइम कौन सा होता है, एमिलेज एंजाइम होता है। कहाँ पर होता है, ये मुख में होता है। कहाँ से स्रावित होता है, ये लाला ग्रंथि स्रावित करती है, जिसमें एमिलेज एंजाइम होता है। और ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका स्तर पर ऊर्जा का संग्रहण स्रोत अणु है। तो कोशिका स्तर पर ऊर्जा का संग्रहण किसके रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। कितनी एटीपी होती है, 38 एटीपी होती है। बिंबाणु के जीवन काल की अगर बात करें तो 10 दिन होता है। और लाल रुधिर कणिका मतलब आरबीसी के अगर जीवन काल की बात करते हैं कितना होता है, 120 दिन होता है। तो ये क्या थे हमारे ऑब्जेक्टिव और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।